सब बात नहीं है। सिर्फ 6-7 लोगों के साथ तो क्लास स्टार्ट नहीं की जा सकती। मैं आप लोगों के रोल नंबर नोट कर रहा हूँ जो एंटर हो रहे हैं, तो आप लोगों को लग जाएगी। बाकी जो लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है बाद में। जी, तो ये हैं जनाब शहरोज साहब जो एंटर हो गए। हाँ जी, तो सीआर साहब क्या हाल है आपके? यार मेरे साथ अभी तक सिर्फ 11 लोग अटैच हुए हैं। सीआर आप जरा इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम? अभी तो चले हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, जो लोग आए हैं उनका हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ना आपको टाइम टेबल पता है। अब ये इनको हालांकि जरूरत नहीं है रिमाइंड कराने, तो पता होना चाहिए कौन सी लैब किस टाइम होनी है और कब हमने एंटर होना है। ठीक है, तो देख ओके लें, अगर आप समझते हैं आपको इनको जो है ना बताने की जरूरत है, तो एक दफा इनको रिमाइंड करा दिया करें, ताकि सर हमें पता नहीं था तो ये है तो वो है। ठीक है, ठीक है सर। और सर ऐसे कर लें कि और ये जो ऑनलाइन क्लास है इसमें A2 A1 इकट्ठे ही हो जाए अगर। कोई इशू नहीं है, बुला लो सबको। मैंने तो अभी कहा है कि अगर आप लोग चलें और मसरूफियत नहीं है इस टाइम पे, तो सबको बुला लो, इकट्ठे कर लेते हैं। दूसरों ने भी आज आज ही लैब है उनकी, वो सेकंड टाइम है, वो इधर ही इकट्ठी कर लेते हैं। बुला लो सबको। चलें ठीक है सर, मैं कह देता हूँ क्लास ग्रुप में, अगर कोई आता है तो आ जाएगा। हाँ, 52 मिनट्स हो गए। मैंने वैसे कहा था 52 पे स्टार्ट करना है। चलिए अब 9 बजे स्टार्ट कर लेते हैं, और 9 से मैक्सिमम ये हमारा जो है ना हाफ एन आवर के अंदर चीजें कंप्लीट हो जाएंगी जो हमने डिस्कस करनी है। इसलिए बहुत लंबा सेशन नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा सेशन होना है। इसलिए बुला लो सबको, 10 मिनट के अंदर अंदर ज्वाइन कर लें सब लोग, तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। हमारे पास इस टाइम पे 12-14 लोग हो गए, 13-14 लोग। जी, हैदर बोलें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, आप जाना चाह रहे हो हैदर? ठीक है, आप चले जाओ, मैं आपको नोट कर लेता हूँ। 45 रोल नंबर है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ जी, तो बाकी लोग मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्या हमने आज करना है, तो 9 बजे हम इसको फिर जो है ना बाकी सबके लिए भी आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी, सब लोग हैं मेरे साथ? यस, आप लिखेंगे चैट में तो मुझे आइडिया हो जाएगा कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं।
ओके ओके। हाँ जी, अब आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? ओके गुड। अच्छा बेटा, आपने अभी तक जो चीजें कवर की हैं मैं आपको एक दफा थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ ताकि हमें पता हो कि हम किस जगह पे खड़े हैं और हमने जाना किस तरफ है। एक ओवरव्यू में आपको चाहता हूँ कि पता चल जाए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लैब का। सबसे पहले लैब के अंदर मैंने आपको जनरल कैटेगरीज बताई थी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होते हैं, कितनी टाइप के होते हैं, और हम लैब के अंदर कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 4 कैटेगरीज के मेजरली होते हैं। उनमें से एक कैटेगरी होती है मटेरियल रिमूवल प्रोसेसेस, यानी ऐसे प्रोसेसेस जिनके अंदर हम कोई भी मशीन यूज करते हैं और किसी भी रॉ मटेरियल के ऊपर से मटेरियल को रिमूव किया जाता है और फाइनल शेप हासिल की जाती है। फॉर एग्जांपल लेथ मशीन एग्जांपल है उसकी, सही है। अच्छा, ये हमने सारे प्रोसेस मशीनिंग के हमने यहाँ पे देखने हैं। और दूसरा जो प्रोसेस हमने यहाँ पे देखना है वो है ज्वाइनिंग प्रोसेसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेसेस में हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि दो कंपोनेंट्स को किस तरह आपस में परमानेंटली ज्वाइन किया जा सकता है यूजिंग द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग। हमारे पास यहाँ पे जो वेल्डिंग प्लांट अवेलेबल है उसे हम शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्लांट कहते हैं। ये एक वेल्डिंग की टाइप है जो आप थ्योरी में पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अभी फिलहाल हमने प्रोसेस जो है ना सिर्फ एक देखा है वर्कशॉप के अंदर, यानी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लैब में, और वो था हमारा पावर हेक्सा के साथ जो हमने अपने स्क्वायर बिलेट के पीसीस किए थे। ठीक है बेटा, आप लोगों ने जो है ना सेकंड करते जाना है चैट के अंदर। अगर आप एक्टिव रहोगे तो हम जो है ना इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा, पहला प्रोसेस था हमारा जो हमने पावर हेक्सा के ऊपर किया था। उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास एक स्क्वायर बिलेट था, बिलेट। उसकी जो डायमेंशंस थी वो थी 36 क्रॉस 36, और क्रॉस जो है ना वो एक लेंथ उसकी तकरीबन जो है ना वो थी 100 से 120 के दरमियान में। तो हमने उसमें से पीस को अलग किया था। हर ग्रुप के लिए हमने कहा था कि हमें जो पीस चाहिए होगा। मेरी आवाज आ रही है सबको ठीक? को आवाज ठीक आ रही है वो यस लिखेंगे ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके ओके यार, जिसको आवाज सही नहीं आ रही 33, आप थोड़ा आपकी तरफ तो कोई इशू नहीं है क्योंकि बाकी सब लोगों को आवाज बेहतर जा रही है ना। हमने जो है ना पावर हेक्सा का प्रोसेस जो यूज किया था उसमें आपने देखा होगा हम फ्लू मोशन होती है कटिंग ब्लेड की, और उसके साथ मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स रिमूव करते हैं। और मशीन के ऊपर जो वर्क पीस है उसकी सेटिंग को भी देखा था। ठीक है, क्वेश्चन होंगे वो भी आपने पूछे होंगे। अब हमने जो नेक्स्ट जिसकी चीज की तरफ चलना है वो हमारा स्टेप 2 है। वर्क पीस आपके पास आ गया जिसकी डायमेंशन है 36 क्रॉस 36 क्रॉस 25 मिलीमीटर। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया वर्क पीस। अब वर्क पीस को आगे आपने इसके रिमूवल प्रोसेसेस परफॉर्म करने हैं। वो कौन कौन से प्रोसेस है? हम मिलिंग का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। ठीक है बेटा, आप ये देख लें कि अगर किसी के आसपास लोग अपने माइक ऑफ रखें। मेरे पास जो है ना आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस की वजह से मैं फिर आपको चीजें सही कन्वे नहीं कर पाऊंगा। सारे लोग बंद कर लें तो आसानी रहेगी सबके लिए। जी बेटा, हाँ जी। तो अच्छा बेटा, अब जो नेक्स्ट हमने प्रोसेस करना है, जब आप नेक्स्ट लैब में मेरे पास आओगे तो हमने मिलिंग का प्रोसेस करना है। मिलिंग क्या होती है? देखें, आपने जब वर्कशॉप परफॉर्म की थी तो दूसरे सेमेस्टर के अंदर तो आपको फैजान शाह साहब ने बताया होगा लेथ मशीन क्या है, उसके यूजेस क्या है। ऐसे ही है बेटा, चैट के अंदर यस लिखते जाएंगे ताकि मुझे पता चलता जाए कि आप लोग मेरे साथ प्रेजेंट हो।
अच्छा, लेथ मशीन के बाद, लेथ मशीन में आप क्या करते हो? लेथ मशीन में कौन बताना चाहेगा? कोई भी बंदा अपना माइक जो है ना वो थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करके मुझे कौन बताना चाहेगा कि लेथ मशीन क्या काम करती है, कैसे काम करती है? कोई है जो बताना पसंद करेगा कि लेथ मशीन कैसे काम करती है? चले मैं बता देता हूँ। लेथ मशीन हमारे ऐसा मशीन टूल होता है जिसके ऊपर हमने सिलेंड्रिकल प्रोफाइल के वर्क पीस को होल्ड किया होता है और उसको एक सर्टेन आरपीएम के ऊपर रोटेट करते हैं। ठीक है, वर्क पीस रोटेट करता है एट सर्टेन आरपीएम, और हमारा जो कटिंग टूल है वो हमने स्टेशनरी रखा हुआ होता है, और स्टेशनरी वर्क पीस जो कि कंपैरेटिवली हार्डर मटेरियल का होता है, ठीक है, वो जब हम इन कांटेक्ट लेके आते हैं, when it comes in contact with the rotating work piece, तो वर्क पीस से मटेरियल रिमूव होता है, वर्क पीस की सरफेस से मटेरियल रिमूव होता है। आप इसमें डिफरेंट प्रोसेस कर सकते हैं, आप इसमें फेसिंग का प्रोसेस कर सकते हैं, आप इसमें टर्निंग का प्रोसेस कर सकते हैं। फेसिंग के जरिए से आप लेंथ को कम करते हो, मटेरियल रिमूव करके लेंथ को कम किया जाता है, और जो टर्निंग है इसमें डायामीटर को कम किया जाता है सरफेस से मटेरियल को रिमूव करके सर्कमफ्रेंशियली। तो बेटा इस तरह के डिफरेंट प्रोसेस हम करते हैं लेथ मशीन के ऊपर, उसके रिजल्ट में क्या होता है, वर्क पीस से मटेरियल रिमूव होता है और फाइनल शेप अचीव होती है जो हम करना चाह रहे होते हैं। सही है बेटा? अच्छा, अब मिलिंग मशीन जो है ना, इसके ऊपर भी यही होगा कि वर्क पीस से मटेरियल रिमूव होगा, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है लेथ मशीन का और मिलिंग मशीन का, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वाइवा के अंदर भी पूछा जाएगा, और इसके अलावा भी आपसे जब भी कोई मशीन शॉप से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो वेरी बेसिक जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि लेथ मशीन का और मिलिंग मशीन का डिफरेंस क्या है। तो बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो मिलिंग मशीन है, आपको सामने मिलिंग मशीन नजर भी आ रही है, इसको अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि मिलिंग मशीन जो है ना, बल्कि यहाँ से तो आप देख नहीं पाओगे, मैं आपको बता देता हूँ। मिलिंग मशीन में जो वर्क पीस होता है वो स्टेशनरी होता है, वर्क पीस स्टेशनरी होता है, यानी कि वो रोटेट नहीं कर रहा, एक्स और वाई के अंदर मूव करेगा, रोटेट नहीं करेगा, लेकिन जो टूल होता है वो रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, लेथ मशीन में वर्क पीस रोटेट करता है, मिलिंग मशीन में कटिंग टूल रोटेट करता है। सही है, और मिलिंग मशीन के अंदर जो कटिंग टूल होता है वो मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल इसे कहते हैं, यानी एक ही टाइम में वर्क पीस से एक से ज्यादा जगहों पे मटेरियल रिमूव हो रहा होता है। सही है, और इसके रिजल्ट में होता क्या है, इसके रिजल्ट में जो वर्क पीस आपको मिलता है उसकी किसी ना किसी सरफेस के ऊपर से मटेरियल रिमूव होता है। फ्लैट सरफेस से मटेरियल रिमूव करने के प्रोसेस को मिलिंग कहते हैं, ये भी एक मेजर डिफरेंस है। और जो हमारा लेथ मशीन है उसके अंदर जो हम वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं वो आमतौर पे सर्कुलर प्रोफाइल हमें मिलती है रिजल्ट। ठीक है, सर्कुलर प्रोफाइल मिलती है लेथ मशीन में। जैसे हमने टर्निंग का प्रोसेस किया और हमने मटेरियल को रिमूव किया तो डायामीटर कम होगा, तो नेक्स्ट जो डायामीटर बनेगा वो भी सिलेंड्रिकल प्रोफाइल का ही मिलेगा ना, यानी वो किसी सेंटर एक्सिस के अबाउट जो है वो आपका वर्क पीस सिमेट्रिक है। लेकिन लेथ यहाँ पे मिलिंग मशीन के अंदर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, यानी मिलिंग मशीन के अंदर वर्क पीस रोटेट करता है, सॉरी जो कटिंग टूल है वो रोटेट करता है, और वर्क पीस जो है वहां से मटेरियल को रिमूव किया जा रहा होता है। सही है, अच्छा अब हमारे पास जो लेथ मशीन है, सॉरी जो मिलिंग मशीन है, इसको हम अगर देखें तो ये हमारे पास यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है, इसे AJUM 300 कहते हैं। AJUM एजेक्स कंपनी की है, इस वजह से इसे AJ का नाम देते हैं, और U से यूनिवर्सल और M से मशीन। ठीक है, AJ यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है 300 से बुरा दिया कि इसका जो बेड है वो 300 मिलीमीटर जो है ना वो स्विंग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा इसमें जो चीजें समझने वाली हैं वो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मिलिंग प्रोसेस का। मिलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल फीडिंग द against a rotating multiple point cutting tool. The machine tool intended for this purpose is known as milling machine, और मिलिंग मशीन इज यूज फॉर मशीनिंग फ्लैट सरफेस। वही बात जो मैंने आपको बताई है, यहाँ पे मशीनिंग फ्लैट सरफेस की। ठीक है, टूवर्ड सरफेसेस यानी कोई खास शेप है सरफेस की, वहां से हमें मटेरियल को रिमूव करना है। सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेड्स के लिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्पेशल थ्रेडिंग टूल्स यूज होते हैं। हेलिकल सरफेस जो है ना उसकी, लेकिन जो है ना ये आगे मशीन की फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, हर एक टाइप जो है डिफरेंट, आप कह लें कि
प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए स्पेशली डिजाइंड होती है। तो मिलिंग जो है बहुत बड़ी कैटेगरी मशीन्स की, जिसमें से एक मशीन जो है ना हम आज पढ़ेंगे जिसे यूनिवर्सल मिलिंग मशीन कहते हैं। इसको यूनिवर्सल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका जो बेड है वो मूव कर सकता है एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन में भी, और अबाउट एन एक्सिस रोटेट भी कर सकता है। तो इसमें 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिनको यूज करके हम किसी भी वर्क पीस के ऊपर कटिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। तो टाइप अंदर अगर आप देखें तो बेसिकली 2 टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ स्पिंडल, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन और वर्टिकल मिलिंग मशीन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में क्या होगा कि जो हमारी स्पिंडल की एक्सिस है वो स्पिंडल होती क्या है, स्पिंडल जैसे आपने वहां पे भी मोटर के साथ एक जो है ना वो शाफ्ट लगी हुई होती है, जिस शाफ्ट के आगे फिर हमने अपने लेथ के अंदर हम वहां पे वर्क पीस को होल्ड करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने टूल को यहाँ पे क्योंकि रोटेट करवाना है इसलिए हम कटिंग टूल को यहाँ पे लगाते हैं। तो अगर कटिंग टूल को रोटेट करते हुए आप देखें, कटिंग टूल रोटेट कर रहा है, उसकी एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल है तो हम इसे हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन कहेंगे, और अगर रोटेटिंग वर्क पीस की जो सेंटर एक्सिस है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो हम इसे वर्टिकल मिलिंग मशीन कहेंगे। ठीक है बेटा, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आपने चैट में फौरी मुझे बताना है कि सर इस बात की समझ नहीं आई, तो चैट के अंदर मुझे बताएं कि ये क्लियर हो गया ताकि हम आगे चलें। क्लियर है बेटा सबको? मेरे पास किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, मेरा ख्याल मैं पता नहीं, अब कुछ लोगों ने बताना शुरू किया। टाइप्स रिपीट कर दें, चलिए मैं टाइप्स रिपीट कर देता हूँ, एक दफा फिर बता देता हूँ। टाइप बेटा मैंने अभी तक सिर्फ 2 टाइप्स बताई हैं आपको, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन और वर्टिकल मिलिंग मशीन। हॉरिजॉन्टल आपको पता है डायरेक्शन के हवाले से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, यानी फ्लैट सरफेस अगर है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई, आपको पता है क्या होता है, और वर्टिकल भी आपको पता है। ठीक है, लेकिन मशीन यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के अंदर हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन किसे कहेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल मिलिंग कहते हैं अगर आपका रोटेटिंग वर्क पीस, आप वर्क पीस को रोटेट करते हुए आप देखेंगे अगर वो किसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। अगर वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो हम कहेंगे वर्टिकल मिलिंग मशीन। सिंपल सी बात है बेटा, ये जब आप यहाँ पे आओगे और जो कटिंग टूल है उसको रोटेट होता हुआ देखोगे तो मैं आपसे पूछूंगा देख के बेटा बताओ कि आपको हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन लग रही है या वर्टिकल मिलिंग मशीन लग रही है। सही, ये चीज आपने जो है ना इस तरीके से ज़हन में रखनी है कि अगर रोटेटिंग पीस की एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगी तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन होती है, अगर रोटेटिंग टूल की जो एक्सिस है अगर वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी तो हम वर्टिकल मिलिंग मशीन कहेंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन की फिर आगे मजीद 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है प्लेन हॉरिजॉन्टल और दूसरी होती है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। प्लेन हॉरिजॉन्टल जो है ना वो उसके अंदर जो इसका टेबल है वो है ना उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, और के अंदर जो है ना वो फ्री मूव कर सकता है जो बेड है, यानी बेड की मूवमेंट के लिहाज से हम ये चीज डिसाइड करते हैं कि ये जो मिलिंग मशीन है वो प्लेन मिलिंग मशीन है या ये जो है वो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है बेटा, ये जहन में रखनी है। मिलिंग मशीन जो वर्क पीस है वो स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी होने का मतलब ये है कि एक्स और वाई के अंदर तो उसे हम मूव कर सकते हैं लेकिन वो रोटेट नहीं करता। ठीक है, रोटेट नहीं होता। एक्स वाई में मूव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने जब किसी भी पार्ट से मटेरियल को रिमूव करना है तो आपको पता है कि वो आप वर्क पीस को या आप टूल को, दोनों में से किसी एक चीज को एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर मूव करोगे तभी आपका वर्क पीस से मटेरियल रिमूव होगा ना बेटा। तो जो है ना वो एक चीज है और दूसरा है एक्स वाई के अंदर मूवमेंट। मिलिंग मशीन के अंदर जो आने वाली चीज है वो ये है कि जो वर्क पीस है वो रोटेट नहीं करता, एक्स वाई जेड के अंदर तो मूव करेगा क्योंकि वो मूव होगा तभी मटेरियल हम सरफेस से रिमूव कर पाएंगे ना। तो ऐसे करके है। इसके बाद बेटा हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन की एग्जांपल है, ये आपने देख लेनी है। इसमें जो है ना ये मिलिंग मशीन मेन पार्ट्स यहाँ पे आपको बताए हुए हैं, इनको आपने गौर से देख लेना है। इसके जो मेन पार्ट्स है मैं आपको चलें उसके बारे में एक मेन जो आइडिया है वो बता देता हूँ।
फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। ये देखें, अब ये जो वही बात जो मैं आपको टाइप्स के हवाले से बता रहा था, अब ये जो है आपको यहाँ पर आ रहा होगा, ये नजर आ रहा है आपको बेटा, ये वाला पार्ट जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। जो लैब में पड़ी है वो कौन सी टाइप की है, मैं बिल्कुल वही बताने जा रहा हूँ आपको। जो लैब में पड़ी हुई है ना, वो तकरीबन शेप की है जो शेप में आपको भी दिखा रहा हूँ। तो हमारी लैब में मिलिंग मशीन पड़ी हुई है वो ऑलमोस्ट किसी शेप की है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा। और इसमें आप गौर करें तो ये जो ये दिखा रहा है एडजस्टेबल ओवरहेड रैम, बिल्कुल ऊपर ऊपर एक पार्ट लगा हुआ है जिसे ये लिखा हुआ है एडजस्टेबल ओवरहेड रैम। ये जो है अंदर ये जो ओवरहेड रैम है बेटा, इसका क्या फंक्शन है, इसके नीचे अगर आप देखें तो ये आपको एक्सटेंडेड आर्बर जो है ना यहाँ पे नजर आते हैं, एक्सटेंडेड आर्बर होल्डर इन्हें कहते हैं। ये वाला जो पीस है, ये वाला, यहाँ पे हमने जो है ना अपने वर्क पीस को इंस्टॉल करना होता है और यहाँ पे इस तरीके से रोटेट कर रहा होता है। ठीक, यहाँ से जब ये रोटेट करेगा और ये जो इसकी सेंटर एक्सिस है, ये आप देखिए किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल सर जी। ये जब हॉरिजॉन्टल है बेटा तो हम इस लेथ मशीन को कौन सी लेथ मशीन कहेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन सर जी। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, गुड। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन इस वजह से कहेंगे क्योंकि एक्सिस इसका हॉरिजॉन्टल है, सही है। और हमारे पास जो लेथ मशीन पड़ी हुई है वो है तो यूनिवर्सल, लेकिन हमारी बैड लग ये है कि यूनिवर्सिटी ने उसका यूनिवर्सल हेड नहीं खरीदा, इस वजह से हम उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर नहीं सकते। इसलिए हमारे पास जो लेथ मशीन है वो भी जस्ट एक हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन की फॉर्म में ही ऑपरेट करती है, क्योंकि उसका यूनिवर्सल हेड अवेलेबल नहीं है हमारे पास, सही है। टेबल तो उसका एक्स वाई जेड के अंदर मूव करता है, रोटेट भी करता है, इस वजह से हम उसे यूनिवर्सल हेड देते हैं। लेकिन यूनिवर्सल के साथ एक यूनिवर्सल हेड भी आता है जिसकी वजह से हम जो है ना इसको रोटेट करके किसी भी एंगल के ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो एक्सेसरीज अवेलेबल हैं उनकी बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमारी जो लेथ मशीन है ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है, ना कि वर्टिकल मिलिंग मशीन। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे। ये बेटा इनके जो मेन पार्ट्स है ना उनकी जो है ना वो डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखी है, नीचे लिखी हुई है। ठीक है, कॉलम क्या होता है, वर्टिकल पोर्शन होता है जिसके ऊपर मैक्सिमम लोड होता है इसका। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर और स्पिंडल इसी के अंदर इंस्टॉल्ड होती है और स्पीड सिलेक्टर स्विचेस इसमें लगे होते हैं। इसके बाद नी किसे कहते हैं, नी वो पोर्शन होता है जो बिल्कुल फ्रंट में हमें नजर आ रहा होता है और ये मेन सपोर्टिंग एलिमेंट होता है जिसके साथ कॉलम को मेन सपोर्ट मिली हुई होती है। और जेड एक्सिस में जब आपने टेबल को मूव करना होता है तो नी की मदद से ही करते हैं। सैडल क्या होती है, टेबल क्या होता है, ये बेटा सिंपल पढ़ने वाली चीजें आपने पढ़ लेनी है गौर से। और अगर इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो यू आर मोर देन वेलकम, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। आपने इसको पढ़ लेना है, थ्योरेटिकल चीजें हैं सारी, इसलिए हम इसके ऊपर टाइम लगाने की बजाय आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो मशीन पड़ी हुई है बेटा, ये देखें, ये जो मशीन है इसके अंदर जो स्पिंडल लगा हुआ है, आप देखें ये स्पिंडल के साथ अगर हम वर्क पीस को यहाँ पे अटैच करें और इसको रोटेट करना शुरू करें तो उसकी एक्सिस क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी? मुझे कोई बताएगा बेटा चैट में कि ये हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी? सर ये वर्टिकल है सर। ये मैं आपको फाइल दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, अच्छा ये वर्टिकल होगी। अब ये वर्टिकल क्योंकि एक्सिस वर्टिकल है इस वजह से इस मशीन को हम वर्टिकल मिलिंग मशीन कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको तस्वीर के साथ दिखाया गया है। ये वर्टिकल मिलिंग मशीन के बारे में डिटेल्स। Figure 3 shows a vertical milling machine which is of similar construction of the horizontal milling machine except that the spindle is mounted in the vertical position. ठीक है बेटा, its additional features are, इसके additional features क्या हैं उनके बारे में ये डिस्कशन यहाँ पे की जा सकती है। ठीक है बेटा, मिलिंग हेड क्या होता है, रैम किसे कहते हैं, साइज ऑफ मिलिंग मशीन। फॉर एग्जांपल आपने मिलिंग मशीन का साइज स्पेसिफाई करना है तो आप किन बेसिस पे करोगे, यानी लेथ मशीन अगर आपने किसी को बतानी है
तो आपको किन किन चीजों का पता होना जरूरी है। ये हमारी जो लेथ मशीन है इसकी भी डिटेल सारी की सारी मैनुअल के अंदर अवेलेबल है। आप जब आओगे तो आपको मैनुअल दिखाऊंगा हार्ड फॉर्म में, जो मैनुअल मैन्युफैक्चरर ने साथ में भेजा था। उसमें टेबल का जो साइज है उसकी सारी की सारी जो है ना वो डायमेंशन गिवन है, उसकी डिटेल्स गिवन है। मैक्सिमम लेंथ क्या है लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस में और वर्टिकल में, कितनी कितनी लेंथ में ये मूव कर सकता है, स्पिंडल स्पीड कितनी है और इसमें फीड कितनी जो है ना वो डिफरेंट तरीके से आप चेंज कर सकते हो, स्पिंडल नोज टेपर क्या है और बाकी पावर रिक्वायर्ड कितनी है, इसका वेट कितना है, फ्लोर पे कितना स्पेस ये लेती है और इसके जो है ना इसमें कौन कौन सी टाइप के टूल्स लग सकते हैं, सारी डिटेल्स इसके मैनुअल के अंदर अवेलेबल होती है। वो जब आप आओगे तो इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा बेटा, मिलिंग मशीन के मिलिंग ऑपरेशन जो होता है ना, मैंने आपको बता दिया मिलिंग ऑपरेशन में जो वर्क पीस है वो एक से ज्यादा जगहों पे एक ही टाइम में काट रहा होता है, उसकी एग्जांपल आपको सामने नजर आ रही है। आप देखें जो टूल है ये रोटेट कर रहा है, कटर जिसे लिखा हुआ है कटर रोटेट कर रहा है और कम से कम 3 जगह पे एट अ टाइम ये इन कांटेक्ट होता है वर्क पीस के साथ, ठीक है, यानी 3 जगहों से एक ही टाइम में मटेरियल को रिमूव कर रहा है, ठीक है बेटा। तो इसे इसलिए हम कहते हैं मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल। मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल लेथ में जो यूज होता है उसे हम कहते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये होता है मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है बेटा। ये इसका एक और डिफरेंस है जो आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, दूसरा, मिलिंग ऑपरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। यानी जब आप मिलिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो, कोई आपने कटर इंस्टॉल किया हुआ है, वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव कर रहा है, तब आप 2 तरीकों से ये मिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। देखो अब इसमें नीचे ना आपको सामने एग्जांपल्स दिखाई हुई हैं, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग, क्या डिफरेंस है इसमें। अगर जो फीड और जो आपका कटिंग जो कटर टूल है उसकी डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स हो तो इसे हम अप मिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अप मिलिंग। और अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर कटर और फीड, एक ही डायरेक्शन के अंदर अगर कटर और फीड जो मूव कर रही हैं, अगर इनकी डायरेक्शन सेम हो तो इसे हम कहते हैं डाउन मिलिंग। यानी कटर, देखें कटर जो है आपका जो कि रोटेट कर रहा है वो, और जो आपकी फीड है, फीड क्या होती है? फीड होती है जब आपका जो टेबल है जिसके ऊपर वर्क पीस आपने माउंट किया हुआ है, जिसके ऊपर वाइस लगी हुई है, वाइस के अंदर वर्क पीस को आपने होल्ड किया हुआ है, जब आप इसको मूव करते हो एक्स डायरेक्शन के अंदर तो हम इसे कहते हैं कि ये फीड आपने दी हुई है, मटेरियल को फीड दी हुई है। यानी पर मिनट या पर सेकंड कितने mm मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई भी वर्क पीस, इसे हम कहते हैं फीड। सही बेटा। अब ये जो फीड है, अगर आप देखो कि एक्स डायरेक्शन के अंदर जो इसे हमने मूव किया हुआ है वो, और जो इसकी जो कटिंग का प्रोसेस है, आप ये देख सकते हो कि ये रिवर्स डायरेक्शन के अंदर है अप मिलिंग में, और ये डाउन मिलिंग के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर है। यानी चिप की जो डायरेक्शन है, यहां से आप ध्यान में रखिए, जो कटिंग चिप्स हैं, चिप्स जो यानी कि मटेरियल से रिमूव हो रही हैं वो, और जो फीड है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर हो तो हम इन्हें कहते हैं डाउन मिलिंग, और अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में कहते हैं अप मिलिंग। इनकी डिफरेंस क्या है, इनको कहां कहां पे यूज किया जाता है? ये बेटा देखें, जो डाउन मिलिंग है इसको अगर आप गौर करो और थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो तो आपको बिल्कुल इसके सामने पता चल रहा है कि डाउन मिलिंग का एडवांटेज ज्यादा है। ठीक है, डाउन मिलिंग का एडवांटेज ज्यादा इस वजह से है क्योंकि जब ये वर्क पीस के ऊपर कटर आके काटने की, मटेरियल को रिमूव करने की कोशिश करता है, तो बेसिकली वो पहले मटेरियल को, वर्क पीस को प्रेस कर रहा होता है, फिर वहां से मटेरियल को रिमूव करता है। इससे वाइब्रेशंस रिड्यूस होती हैं, ठीक है, और जो कटिंग का प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ चलता है कंपैरेटिवली। इसके मुकाबले में अगर आप देखो अप मिलिंग, तो उसमें क्या होता है, उसमें जब कटर कटिंग का प्रोसेस कर रहा है तो वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करते हुए वर्क पीस को ऊपर भी मूव कर रहा है। यानी आपने होल्ड किया हुआ है किसी जगह पे, लेकिन वो वहां से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, कटर वर्क पीस पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से जो आपका कटर है, अगर हाई स्पीड के ऊपर आपने इसको रोटेट करवाना जो है ना, वो आपने इसको करवा रहे हैं हाई स्पीड के ऊपर रोटेट, तो जो आपका कटिंग यानी कि जो आपका मटेरियल है, जो आपका वर्क पीस है, उसमें वाइब्रेशंस इंड्यूस हो जाती हैं। वाइब्रेशन इंड्यूस होने की वजह से जो सरफेस फिनिश आपको मिलती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती, तो ये कोई बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इसलिए आप डाउन मिलिंग को प्रेफर करते हैं। जब भी आपने वर्क परफॉर्म करना है तो आप कोशिश करते हैं कि डाउन मिलिंग का प्रोसेस आपने करना है इंस्टेड ऑफ अप मिलिंग। ठीक है, इन दोनों पैराग्राफ के अंदर ये डिफरेंस समझाया हुआ है।
अच्छा जी, आगे अगर हम देखें तो बेटा इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास वर्क होल्डिंग डिवाइसेस हैं यहाँ, यानी जब आपने वर्क पीस को होल्ड करना है टेबल के ऊपर तो आप किस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास डिफरेंट जो है ना ये इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं, जिसमें एक यूनिवर्सल वाइस है, ये प्लेन वाइस है, वी ब्लॉक है, एंगल प्लेट है, स्विवल वाइस है। अब इसमें हमारे पास जो वाइस अवेलेबल है वर्कशॉप में या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लैब के अंदर, उसे हम कहते हैं प्लेन वाइस। ये प्लेन वाइस आपको सामने नजर आ रही है। इसमें हम करते क्या है, इसके जो हैंडल आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है, इसको अगर हम रोटेट करते जाएं तो इसका जो इसके दो जॉज होते हैं, एक मूवेबल होता है जॉ और एक इसका फिक्स जॉ होता है। जो मूवेबल जॉ होता है वो ऐसा ऐसा लूज होना शुरू हो जाता है, यानी स्पेस आ जाती है फेस के अंदर। जो हमारा यानी कि जो फिक्स जॉ है या और दूसरा एडजस्टेबल जॉ है, इनके दरमियान में स्पेस आ जाती है। यहाँ पे हम अपना वर्क पीस रखते हैं और फिर हैंडल को रिवर्स में रोटेट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जो वाइस है इसमें वर्क पीस टाइटली होल्ड हो जाता है। फिर यही जो हमारी वाइस है ये बेड के साथ जो हमारा टेबल होता है या बेड से हम कहते हैं, जो हमारी मिलिंग मशीन का जो टेबल है उसके ऊपर टी स्लॉट्स बनी होती हैं। टी स्लॉट के साथ हम इसको होल्ड करवा देते हैं, टाइटली होल्ड कर देते हैं, ताकि हमारा ड्यूरिंग प्रोसेस जो है ना लूजनेस बिल्कुल ना हो, प्ले ना हो मटेरियल के अंदर। अच्छा, अब जब हम इसके ऊपर कटिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं तो डाउन मिलिंग, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, डाउन मिलिंग में क्या होगा कि वर्क पीस को आपने वाइस के अंदर होल्ड किया हुआ है, डाउन मिलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, मटेरियल रिमूव होता जाएगा और वर्क पीस से आप कोई भी जो है ना वो शेप फाइनली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस होता कैसे है बेटा, ये आपको मशीन जब यहाँ पे आप आके ऑपरेट करोगे फिर आपको पता चलेगा। अभी आपके जितने क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आप जब तक मशीन के ऊपर प्रोसेस होता हुआ नहीं देखोगे तब तक वो क्लियर नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा बेटा कि आप अपने सारे क्वेश्चन नोट करते जाओ, ताकि आपके जहन से कोई ना निकले। जो चीजें आपने पूछनी है, जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही, वो आप नोट करते जाओ लाजमी साथ साथ। ठीक है, ताकि जब हम यहाँ पे आके हम प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, दोबारा हमने ये चीजें रिपीट नहीं करनी, तब हम अपना जो है ना वो प्रोसेस परफॉर्म करना है। और प्रोसेस परफॉर्म करते हुए हमने जो है ना इस तरीके से चलना है कि हमारे पास टाइम क्योंकि शॉर्ट होता है, इसलिए हम मैक्सिमम टाइम लगाएंगे। बेटा आपने माइक ऑफ करें। अदील आप ऑफ करो यार। रोल नंबर 38, रोल नंबर 01, आप माइक ऑन नहीं होने चाहिए बेटा, आप माइक फौरी ऑफ कर लें। 38 अपना माइक ऑफ कर लें बेटा, थैंक यू जी। बेटा अब आपने कोई भी मेरे साथ कम्युनिकेशन करनी है तो वो आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर नेक्स्ट देखें तो हमारे पास कटर होल्डिंग डिवाइसेस होती हैं। वो जो हमने भी बात की है वो है वर्क पीस को होल्ड करने वाली डिवाइसेस। ये है कटर को होल्ड करने वाली डिवाइसेस। ये भी जो हमने ऊपर कटर देखा था उसको होल्ड करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं। ये हमारे पास आर्बर है, कॉलेट है, अडाप्टर है और स्क्रू ऑन कटर, यानी कि ये डिफरेंट हमारे पास अरेंजमेंट्स होती हैं जिनकी वजह से हम अपने कटर को होल्ड करते हैं। होल्ड कहाँ पे करते हैं ये मैंने अभी आपको मशीन के अंदर दिखाया था, वर्टिकल मिलिंग मशीन के अंदर भी दिखाया था और जनरल मिलिंग मशीन के अंदर भी दिखाया था। वहां पे ये डिवाइस इंस्टॉल होती है और उस इंस्टॉल डिवाइस के अंदर ये मैकेनिज्म होता है कि वो वर्क पीस को होल्ड कर सकती है, सॉरी कटर को होल्ड कर सकती है। तो जब कटर होल्ड हो जाता है टाइटली, उसके बाद आप रनिंग जो है ना इसकी स्टार्ट करते हैं, मशीन को ऑपरेट करना शुरू करते हैं। अब बेटा ये देखें आर्बर क्या चीज होती है। आर्बर आपको दिखाया हुआ है सामने, ठीक है। मिलिंग कटर्स विद सेंट्रल होल आर माउंटेड एंड कीड ऑन अ शाफ्ट नोन एज आर्बर। ये बेटा एक शाफ्ट ही होती है जिसके अंदर जो है ना कंप्लीट होल होता है और इसके ऊपर जो है ना वो की वेज बने हुए होते हैं, जिसके अंदर हमने रिलेटिव मोशन को जीरो इंश्योर करने के लिए हमने की वेज बनाए हुए होते हैं। अब इसके ऊपर कटर इंस्टॉल होता है। आपको नजर आ रहा है तस्वीर के अंदर, ये एक राउंड सा, बल्कि ये एक फ्लैट सा आपको सामने से नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर कटर लिखा हुआ है। ये हमारा कटर है जो कि सिलेंड्रिकल कटर है और ये राउंड बिल्कुल उसी शेप के अंदर है जो कि मैंने आपको येलो कलर में ऊपर दिखाया था। ये आर्बर जब रोटेट करता है अबाउट दिस एक्सिस, तो जो कटर है ये भी उसी आरपीएम के साथ रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा, इसके ऊपर क्योंकि कटिंग एजेस बने हुए होते हैं, वर्क पीस के साथ इन कांटेक्ट लाते हैं, तो ये शार्प कटिंग एजेस जो होते हैं ये हमारे वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करना शुरू कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास कटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है।
जी। तो बेटा अब आगे ऐसी इसी तरीके से कॉलेट है, अडाप्टर है, ये क्या क्या काम करते हैं कैसे, ये आपने पढ़ लेना है यहाँ से। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, ये बिल्कुल मकसद इनका वही है, इन्होंने कटर को होल्ड करना है, इनकी सिर्फ ज्योमेट्री डिफरेंट है और ये लगते डिफरेंट तरीके से हैं, बस ये डिफरेंट। आपको इनका नाम पता होना चाहिए और थोड़ा सा इसका आपने फंक्शन पढ़ लेना है, क्या इसका फंक्शन है। स्क्रूड आर्बर क्या होता है, स्टैंडर्ड मिलिंग कटर्स कितनी टाइप के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज बेटा आपने जेब में रखनी है। कितनी टाइप के कटर्स होते हैं जो कि मिलिंग मशीन के ऊपर यूज होते हैं। प्लेन मिलिंग कटर है, साइड मिलिंग कटर है, मेटल स्लिटिंग सॉ है, एंगल मिलिंग कटर है, एंड मिलिंग कटर है, टी स्लॉट मिलिंग कटर है, फ्लाई कटर है, फॉर्म्ड कटर है। ठीक है, ये हर एक नाम के साथ उसकी शेप दिखाई हुई है, तो आपने ये जेब में रखनी है किस शेप का जो कटर होता है उसे हम क्या कहते हैं। प्लेन मिलिंग कटर इसे कहते हैं। साइड एंड फेस, इसका मतलब यह है कि इसने एक ही टाइम में फेस से और साइड से मटेरियल को रिमूव करना होता है। ठीक है, उसके बाद प्लेन मिलिंग कटर है, यह हमारे पास स्लिटिंग सा है, ये हम यूज करके आपको दिखाएंगे। इसकी मदद से हम टी स्लॉट्स डाल सकते हैं अपने वर्क पीस के अंदर, सॉरी टी स्लॉट नहीं, केली स्लॉट्स या रिसेसेस या ग्रूव्स हम बना सकते हैं वर्क पीस के अंदर। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास नीचे डिफरेंट जो है ना शेप्स के वर्क पीसेस जो कटर हैं वो अवेलेबल हैं। हर कटर की शेप ये डिफाइन करती है कि उसने वर्क पीस से मटेरियल को किस फॉर्म में जो है ना वो रिमूव करना है। सही है बेटा। अच्छा, मिलिंग मशीन के ऑपरेशंस, ये आपने ध्यान में रखना है कौन कौन से ऑपरेशन है जो मिलिंग मशीन के ऊपर परफॉर्म होते हैं। प्लेन मिलिंग, फेस मिलिंग, साइड मिलिंग, इनकी जो है ना यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स भी गिवन है, तो आपने यहाँ से इनको पढ़ लेना है। कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ ना आए। आपने फिर भी जो है ना इसको पढ़ने के बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो नोट कर लेना, ताकि हम नेक्स्ट टाइम क्लास में इसको डिस्कस कर सकें। उसके बाद बेटा मिलिंग मशीन की अटैचमेंट्स कौन कौन से होती हैं। वर्टिकल मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग अटैचमेंट, हाई स्पीड मिलिंग अटैचमेंट, स्लॉटिंग अटैचमेंट, इंडेक्सिंग अटैचमेंट। इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। इनमें यूनिवर्सल मिलिंग अटैचमेंट का मतलब क्या है कि आपने जो है ना ऐसा जो है ना एक मैकेनिज्म अटैच करना है मशीन के साथ जिसमें स्पिंडल या जो कटर है उसको होल्ड करने वाली डिवाइस वर्टिकल फॉर्म के अंदर अटैच होगी। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में अटैच होगी तो हमारी ये वर्टिकल मिलिंग मशीन बनेगी। और ये अटैचमेंट इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अलहदा भी हो जाती है, मशीन से अलहदा होकर दोबारा इंस्टॉल भी की जा सकती है, चेंज भी की जा सकती है। सही है, इसी वजह से हम इसे अटैचमेंट के तौर पे लेते हैं कि ये मशीन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, यानी ये मशीन के साथ परमानेंटली ज्वाइंट पार्ट नहीं होता, इसको अलहदा किया जा सकता है और चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से यूनिवर्सल मिलिंग अटैचमेंट है, वही जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि यूनिवर्सल मिलिंग हेड हमारे पास नहीं आया, जिसकी वजह से हमारी जो मशीन है इसको हम हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के तौर पे ले रहे हैं। वो जो यूनिवर्सल मिलिंग अटैचमेंट होती है उसका फंक्शन क्या होता है, उसमें जो कटिंग का प्रोसेस है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आप परफॉर्म कर सकते हो एक ही हेड के साथ, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी परफॉर्म कर सकते हो, और इनके दरमियान में किसी एंगल के ऊपर भी ड्रा कर सकते हो। सही है बेटा, यानी हॉरिजॉन्टल आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 0 का एंगल बनाता है, और वर्टिकल जो है वो आपके हॉरिजॉन्टल के साथ 90 का एंगल बनाता है, और 0 से 90 के दरमियान में किसी भी एंगल के ऊपर अगर आप कटिंग करना चाहते हो तो आप यूनिवर्सल जो आपका हेड होता है, यूनिवर्सल हेड या यूनिवर्सल मिलिंग अटैचमेंट, उसकी मदद से आप किसी भी एंगल के ऊपर वर्क पीस को ला के होल्ड करके रोटेट करवा के मटेरियल को रिमूव कर सकते हो। हाई स्पीड मिलिंग अटैचमेंट ये होती है बेटा, इसके अगर फॉर एग्जांपल आपने बहुत ही फाइन वर्क या प्रिसीजन वाला वर्क आपने मिलिंग मशीन से लेना है एज एन आउटपुट, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप वेरी हाई स्पीड के ऊपर रनिंग जो करने वाला अटैचमेंट होती है, उसमें क्या होता है, इसमें मोटर होती है जो बहुत हाई आरपीएम के ऊपर रोटेट कर सकती है, और जब उसके साथ आप जो है ना वर्क पीस को अटैच करते हो तो जारी बात है वर्क पीस उसी आरपीएम के ऊपर रोटेट कर सकता है। जब बहुत ज्यादा आरपीएम के ऊपर आप कटर को रोटेट करते हो तो उससे जो कटिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत ही फाइन होता है, वो बहुत ही आप कह लेंगे स्मूथ सरफेस वाला जो है ना वो प्रोसेस होता है। तो आपको अक्सर जो मिलिंग मशीन है इसके आउटपुट के ऊपर स्मूथ सरफेस चाहिए होती है वर्क पीस की, इस वजह से आप हाई स्पीड मिलिंग अटैचमेंट भी यूज कर सकते हैं। स्लॉटर अटैचमेंट का क्या फंक्शन है, अगर आपने किसी वर्क पीस के अंदर स्लॉट्स डालनी है, स्लॉट का मतलब क्या होता है कि यानी वर्क पीस बिल्कुल फ्लैट है और दरमियान में एक झरी डली हुई है या एक ग्रूव बना हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा आपने जो है ना वर्क पीस के ऊपर ग्रूव बनाना है तो आपको स्लॉटर अटैचमेंट यूज करनी पड़ती है। रोटरी टेबल अटैचमेंट, अगर आपने टेबल को रोटेट करना है, टेबल को रोटेट करना चाह रहे हैं किसी सर्टेन एंगल के ऊपर और आप जो है ना मिलिंग का प्रोसेस करना चाह रहे हो तो आपको रोटरी टेबल अटैचमेंट यूज करनी पड़ती है। इंडेक्सिंग क्या होती है, अगर फॉर एग्जांपल आपने मिलिंग मशीन के ऊपर गियर बनाना है, ठीक है, आपको पता है जो गियर होता है आप फार्मूलाज को यूज करते हो और आप गियर के नंबर ऑफ टीथ फाइंड आउट करते हो
आपके पास गियर का जो आउटर सर्कल है, इनर सर्कल है, नॉमिनल सर्कल है, आपकी सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल होती है। नंबर ऑफ टीथ आपको पता होती है, हर टीथ की प्रोफाइल आपको पता होती है कैसी आपने बनानी है, ठीक है। वो सारी चीजें जब आपके पास इन कैलकुलेशन आ जाती हैं तो आपने जो है ना वो एट्रीब्यूट्स इंडेक्सिंग हेड के अंदर खुद सेट करने होते हैं। इंडेक्सिंग हेड के अंदर ना प्लेट लगी होती है जो ये डायरेक्ट करती है कि अगर कोई एक पूरा 360 डिग्री का एक सर्कल है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो गियर है उसके ऊपर आप कहते हैं जी 10 उसके ऊपर टीथ है, तो 10 टीथ होने की वजह से आपको 360 डिग्री को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आप 10 टीथ इक्वली डिस्टेंट आप जो है ना गियर के ऊपर बना सको। तो उसके लिए हम इंडेक्सिंग हेड को यूज करते हैं। इंडेक्सिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, प्लेन सिंपल इंडेक्सिंग होती है, यूनिवर्सल इंडेक्सिंग होती है और ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड होता है। ये डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं और मकसद इनका वही है कि 360 डिग्री को किस तरीके से हम कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर ऑफ टीथ के अंदर जो हमने बनाने हैं किसी भी गियर के लिए। वर्किंग प्रिंसिपल डिवाइडिंग हेड का क्या होता है ये आपने पढ़ लेना है, मैंने आपको बता दिया है। बेसिक्स अबाउट मेटल कटिंग प्रोसेस। मेटल कटिंग के बेसिक जो पैरामीटर्स हैं बेटा ये आखिरी बात है, ये करने के बाद हम जो है ना कंप्लीट कर रहे हैं इस प्रोसेस को। आप जब लेथ मशीन पर वर्क परफॉर्म किया तो आपको पता होगा कि 4 बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। आपको याद होगा, शाह साहब ने आपको बताया होगा कि 4 प्रोसेस अगर आप परफॉर्म कोई भी आपने लेथ मशीन को कटिंग का प्रोसेस करना है तो आपको मशीन की सेटिंग के लिए 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स सेट करने पड़ते हैं मशीन के ऊपर। उनमें सबसे पहले नंबर पे होता है जिसे हम कहते हैं स्पिन, यानी आपका जो लेथ मशीन की अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, लेथ मशीन का जो वर्क पीस है वो किस आर्म के ऊपर रोटेट कर रहा है, ये एक बात। दूसरी बात ये होती है कि जो आपका टूल है उसको अपने फीड एक्स डायरेक्शन के अंदर वो कितने mm पर रेवोल्यूशन मूव कर रहा है, ये होती है फीड। इस नंबर पे होता है डेप्थ कट। डेप्थ कट आप ये बताते हो कि आपने एक पास के अंदर कितना वर्क पीस के अंदर कटर को आपने इंसर्ट किया है, ठीक है। या और चौथे नंबर पे बेटा जो चीज होती है उसे हम कहते हैं कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड क्या होती है कि आपका जो टूल है उसकी पेरीफेरी जो है, उसका जो सर्कमफेरेंस है या उसकी जो पेरीफेरी है वो कटिंग जो आपका वर्क पीस है उसके ऊपर पर मिनट कितने फीट या पर मिनट कितने मीटर्स वो मूव कर रही है, ठीक है। ये आपकी कटिंग स्पीड होती है। अब इनके बारे में जो डिटेल है कंप्लीट वो आपने यहाँ से पढ़ लेनी है, ठीक है। ये 4 चीजें जो है ना इनकी कंप्लीट डिटेल और इनमें कौन कौन से फार्मूलाज यूज होते हैं फॉर मिलिंग मशीन, ये आपने यहाँ से पढ़ लेना है। फिर जब आप यहाँ पे आओगे मशीन के ऊपर करेंगे तो आपको मशीन के ऊपर ये सारी चीजें सेट करके हम बताएंगे कि ये इस सेट होती हैं वर्क पीस की बेसिस के ऊपर। वर्क पीस जो आप यूज कर रहे हो उसका मटीरियल क्या है, जो आपने कूलेंट कौन सा यूज कर रहे हो या कूलेंट नहीं यूज कर रहे हो, उसकी बेसिस के ऊपर आपने ये डिफाइन करना होता है कि आपने कटिंग स्पीड क्या रखनी है, आपने स्पिंडल स्पीड क्या रखनी है, ठीक है बेटा। ये जब हम यहाँ पे वर्क परफॉर्म करेंगे तो ये सारी चीजें आपने जो है ना यहाँ देखनी है। आपके ज़हन में क्वेश्चन आता है तो उसे आप फिलहाल नोट कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ आए तो सारी चीजें हम डिस्कस कर सकें, ठीक है बेटा। ये हमारा आज का सेशन था, आपने इसको देख लेना है और इसको जो आपने परफॉर्म करना है उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसेस है। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है ये भी हमने किया है, इसमें जो है ना वो थ्योरी है वो आपने पढ़ लेनी है, बिल्कुल वही चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। प्रोसीजर आपने लिखना है और प्रॉपर के जो वो 3 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। पहला आपका लेआउट जो है वो आपका स्लिटिंग सॉ यानी कि पावर हैक्सा वाला और तीसरा मिलिंग मशीन वाला। ये प्रोसेस आपके 3 कंप्लीट हो गए। मिलिंग मशीन परफॉर्म करने के बाद जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपने रिपोर्ट्स को साथ लेकर आना है, ठीक है। इस तरीके से हम जो है ना इसमें चलेंगे। अब अगर आपका किसी को क्वेश्चन है स्पेसिफिक जो आपको लगता है कि यहीं पे आंसर होना चाहिए आप वो बता दो, ठीक है। और ये फाइल जो है ये मैं LMS के ऊपर अपलोड कर देता हूँ, स्टूडेंट जो है सारे आप वहां से ले सकते हैं। सर इसका बता दीजिए। बेटा अगर आप क्वेश्चन चैट में लिखोगे ना तो फिर डिस्टर्बेंस नहीं होगी। चैट में क्वेश्चन लिख दें ताकि हम उसको चैट में आंसर कर, या मैं आपको बोल के आंसर कर देता हूँ, सबको आंसर मिल जाएगा उसका। चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख दें। नहीं बेटा आपने, ये मैं आपको जो दे रहा हूँ ना ये आपने
यूज करनी है, और इसमें प्रोसीजर जो है ना वो आपने थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखना है। जब आप वर्क परफॉर्म करोगे तो आपने जो जो प्रोसीजर, जो जो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं वो आपने नोट करते रहना है साथ साथ, ठीक है। तो जब आपने रिपोर्ट सबमिट करवानी होगी तो आप वही प्रोसीजर लिखेंगे जो आपने खुद किया होगा। बाकी थ्योरी आप बेशक यहाँ से ले लें, थ्योरी का कोई मसला नहीं है, थ्योरी एज इट इज यहाँ से ले लें और जो है ना वो आप सबमिट करवा दें, उसका कोई इशू नहीं है। कितनी रिपोर्ट्स नेक्स्ट लैब में लेनी है? अभी जो लैब आपने नेक्स्ट वीक में आना है लेने के लिए, उसमें आपको कोई भी लैब रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। आपने उसके अंदर आना है जस्ट, और मैंने जो है ना आपको एक असाइनमेंट दी थी बिल्कुल पहले पहले लेक्चर के अंदर, बेस क्वांटिटी से मुताल्लिक, याद है किसी को? किसकी? यस सर। जी बिल्कुल, वो आपने नेक्स्ट लैब के अंदर लेके आनी है सारी क्लास में। वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। वो असाइनमेंट ये थी कि आपने बेस, जो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर बेस क्वांटिटीज हैं वो आपने एनलिस्ट करनी है, और जो बेस यूनिट्स हैं वो आपने एनलिस्ट करने हैं, और बेस यूनिट्स की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं वो आपने लिख के लानी थी, जो है ना वो राइट डाउन करनी है विद हैंड, ठीक है। ये हैंड रिटन असाइनमेंट मुझे चाहिए, तो ये आप नेक्स्ट लैब में लेके आओगे, ठीक है बेटा। अगर किसी को अगर कंफ्यूजन है तो वो मुझे बताएं। तो नेक्स्ट लैब में आपका क्या असाइनमेंट होगी? आपने नेक्स्ट लैब के अंदर लेके आनी है ब्रिंग योर असाइनमेंट नंबर 1। और बेटा इसकी जो है ना वो रीटेक नहीं होगी। अभी आप जो नेक्स्ट लैब में लेके आओगे सिर्फ उन्हीं लोगों की कंसीडर होगी, उसी लैब के अंदर आपने जमा करानी है। मुझे कोई ये ना कहे आके कि सर रेडी है बस मैंने प्रिंट निकलवाना है, ये मुझे नहीं चाहिए होगा। जब मैंने आपको कहा हुआ है जिस स्लॉट के अंदर आपने जमा करवानी है चीज, आपने उसी स्लॉट में ही देनी है मुझे, उसके बाद मैं नहीं लूंगा बेटा आपसे, ये ज़हन में रखें आप। इन दो प्रैक्टिकल्स की कैलकुलेशंस हैं, इनमें जो फार्मूलाज मैंने अभी आपको दिखाए हैं ऊपर, फार्मूलाज को यूज करके हमने ये जो 4 वैल्यूज हैं ये हमने निकालनी है खुद, ठीक है। वो जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको फार्मूलाज के साथ आपको मैं ये बता दूंगा कि क्या क्या फार्मूला यूज होगा किस एट्रीब्यूट के लिए, और वहां से वैल्यूज क्या निकलेंगे, इसका टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर इन चीजों को एंटर करेंगे हम। सर वो असाइनमेंट तो वर्ड पे नहीं बनानी थी? आप बताएं हैंड रिटन आप दोगे या वर्ड पे बना के दोगे? सर वर्ड पे हमने कहा पहले बना लिया, आपने वर्ड पे कहा था। चलो ठीक हो गया, ठीक हो। आप लोग फिर वर्ड के ऊपर ही मुझे जमा करवा दो नेक्स्ट टाइम, वर्ड पे लिख के। फिर उसमें आपने ये करना है, जहां से आपने जो डाटा लिया हुआ है उसको रेफरेंसेस के अंदर आपने लिखना है लाजमी। एंड के ऊपर, रिपोर्ट के एंड में आपने एक हेडिंग बनानी है रेफरेंसेस की, और उसके अंदर आपने रेफरेंसेस लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। आपको पता होगा जो रिपोर्ट्स आप देखते हो टेक्निकल रिपोर्ट्स, उसमें रेफरेंसेस दिए हुए होते हैं, ठीक है। कोई भी रिसर्च देख लो आपको रेफरेंसेस की डिटेल मिल जाएगी कैसे आपने डालने होते हैं, ठीक है। उसी फॉर्मेट कोशिश करनी है कि आपने डालने हैं, और रेफरेंसेस लिखेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि कैसे चलना है, ठीक है बेटा। ठीक है सर। और किसी का क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे आप बता सकते हैं, बाकी हम इसको जो है ना नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज। हैंड रिटन पर रेफरेंसेस नहीं बेटा, हैंड रिटन मैंने मना कर दिया ना, हैंड रिटन नहीं करनी है। आपने वर्ड के ऊपर ही लिखनी है, और वर्ड के ऊपर जो रेफरेंसेस, फॉर एग्जांपल आपने जो है ना वो मीटर की डेफिनेशन उठाई किसी वेबसाइट से या किसी पीडीएफ डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो आपने बताना है कि वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है ना वो उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो डॉक्यूमेंट यानी कि उसका राइटर कौन है, ऑथर कौन है उसका, और वो कब पब्लिश हुआ था, और उसका टाइटल क्या है आर्टिकल का, और आर्टिकल के किस पेज के ऊपर वो चीज अवेलेबल है जो आपने वहां से उठाई है। ये चीजें रेफरेंसेस के अंदर लिखना जरूरी होती है। हैंड रिटन, अब हैंड रिटन ऐसे नहीं होगा बेटा। अब क्लास सारी कह रही है कि आपने वर्ड के अंदर देनी है, मुझे एतराज कोई नहीं है, लेकिन फिर वो चीजें यूनिफॉर्म नहीं रहती, ठीक है। अब जो हैंड रिटन वाला है वो कहेगा सर मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने हाथ से लिखा है, इतना मैंने काम किया है, मुझे ज्यादा नंबर दें। तो वो चीजें मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरी क्लास की यूनिफॉर्म रहे,
ताकि उन सबको जो है ना वो असेसमेंट करते हुए आसानी रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। वर्ड पर लिखकर आप सबमिट करवाएंगे, हैंड रिटन नहीं देंगे। चले ठीक हो गया, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम लैब के अंदर। इसमें जो ऑड और इवन दोनों हैं वो आप लोग इसमें अटेंड कर चुके हो ना? सीआर आप मुझे बताएंगे जरा। ऑड रोल नंबर और इवन रोल नंबर दोनों इसमें अटेंड कर चुके हैं या इस तरीके से आप लोग चल रहे हैं? क्योंकि मेरे पास टोटल पार्टिसिपेंट्स शो हो रहे हैं 20 और इसमें ऑड वाले भी हैं और इवन वाले भी हैं। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि आधी क्लास है या पूरी क्लास है। सर जितने अवेलेबल थे सारे आ गए हैं। चले ठीक हो गया, फिर जो रह गए हैं लोग उनको फिर बता दीजिएगा कि क्लास हो गई है, इवन ऑड की इकट्ठी हो गई थी। ठीक है बेटा? जी सर ठीक। चलें ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज।